ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ शामिर नज़र, मैं जो हूँ एनिमल केयर डिवीजन में एज अ डॉट नेट डेवलपर हूँ, एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे। मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है इटसेल्फ इस ग्रुप की तरफ से, और ये अमेजोन एस थ्री या अमेजोन की डिफरेंट सर्विसेज से रिलेटेड भी जो है एक पूरी सीरीज है प्रेजेंटेशंस की या ट्रेनिंग की, जो कि स्टार्ट करी है डॉट नेट एम जी ने, जिसका फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट एपिसोड जो है वो कह सकते हैं कि ये एस थ्री। इसके बाद आगे इसकी ट्रेनिंग चलती रहेंगी। तो जो स्टार्ट है वो अमेजोन एस थ्री से है आज, और इसमें जो है वो हम फंडामेंटल्स को अमेजोन के अमेजोन एस थ्री सर्विसेज के कवर करेंगे, लाइक उसके फीचर, उसकी स्टोरेज क्लासेस, और उसकी थोड़ी जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है उसको देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मेरे बारे में इंट्रोडक्शन था जो मैंने बता दिया है वर्बली। तो मेन चीज़ों से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेजोन एस थ्री क्या है। अब ये जो अमेजोन है, अमेजोन जो है वो डिफरेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक सर्विस हमारे पास एस थ्री होती है, और एस थ्री डिनोट करता है सिंपल स्टोरेज सर्विसेज को। अब ये सिंपल और स्टोरेज जो है इस चीज़ को डिनोट करते हैं। एक तो स्टोरेज कि आप इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, और ये सिंपल क्यों है, क्योंकि ये बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। आप इसको लाइक इनके यूआई कंसोल की तरफ, और जो है इनकी रेस्ट एपीआईज के थ्रू। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो सिंपल स्टोरेज सर्विस इसलिए है, क्योंकि ये काफ़ी इजीली यूज कर सकते हैं। अब ये होती क्या है, ये एक स्टोरेज सर्विसेज है, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है, जो आपको हाई ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विसेज ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए यूज होती है, और हाईली सिक्योर्ड है, ड्यूरेबल है, हाईली स्केलेबल है। हाईली सिक्योर्ड से मतलब इसका ये है कि अमेजोन जो खुद बताता है कि 99.999% जो है वो सिक्योर्ड और ड्यूरेबल है हमारे पास ऑब्जेक्ट या स्टोरेज सर्विस एस थ्री की। सही, और इसको जो है आप जितना चाहें इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है कि आप 1 टेराबाइट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, 2 टेराबाइट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। आप जितना चाहें इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसकी बेस पे आपकी कॉस्टिंग होती रहेगी, और कॉस्टिंग सिर्फ उस बेस पे होगी जितना डाटा आपने स्टोर किया है। एक कॉस्टिंग और स्टोरेज क्लासेस से नीचे हम डिटेल में चलेंगे, लेकिन पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है एस थ्री के अंदर, वो आता है बकेट्स का। बकेट्स आप इसको एक्चुअली कंसीडर कर सकते हैं, एक कंटेनर है जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स आपके स्टोर होते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर ही सारी आपकी जो नेमिंग इस नेम स्पेसिस वगैरह सारे स्टोर होते हैं। आपकी जो एक्सेस कंट्रोल वगैरह हैं, आपकी जो परमिशंस हैं, वो सारी आपकी बकेट पे ही लगाई जाती हैं। और अगर आप बकेट की बात करें, जब आप बकेट क्रिएट करने जाते हैं तो आपसे रीजन्स के बारे में वो पूछता है कि आपको किस रीजन में बकेट क्रिएट करना है। तो रीजन इटसेल्फ क्या है कि अमेजोन ने अपने डिफरेंट डाटा सेंटर्स क्रिएट किए हुए हैं, जो एक फिजिकल लोकेशन पे होते हैं पूरी दुनिया में, लाइक सपोज अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इन सब जगहों पे। और उनके डिफरेंट रीजन्स के उन्होंने नाम दिए हुए हैं, और उनके डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। तो उन रीजन्स का आपने नाम देना होता है कि किस रीजन में आप अपना बकेट क्रिएट करना चाहते हैं। सही, और जितनी भी चीजें आप स्टोर करते हैं AWS 3 के अंदर, वो एक बकेट के अंदर ही स्टोर होती हैं, और वो सारी क्या कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट्स। सही, तो ऑब्जेक्ट्स आप कंसीडर कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट डाटा, और उसके साथ कुछ मेटा डाटा डाटा तो वो होता है जो आप खुद स्टोर करना चाह रहे हैं, लाइक फाइल हो गई। फाइल का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, किसी भी तरीके की कोई फाइल हो सकती है, डाटा। लेकिन मेटा डाटा क्या, कि वो किस रीजन में जाएगी और किस बकेट के अंदर होगी, उसका जितना भी डाटा होता है, वो दोनों चीजें, डाटा और मेटा डाटा मिलके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हैं। तो उस चीज को जो है आप एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं अमेजोन एस थ्री के अंदर। और जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं बकेट के अंदर, या उसको सेव करा रहे होते हैं, उसका एक की वैल्यू पेयर होता है, ताकि उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो वर्जनिंग भी अप्लाई हो सकती है, और एस थ्री के अंदर, जो कि हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। लेकिन अभी सिर्फ शॉर्टली ये बता दूं कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं तो आप उसे वर्जनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उसके डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट वेरिएंट्स उस बकेट के अंदर स्टोर रहें, ताकि आप जिस भी वर्जन को चाहें रिट्रीव कर सकते हैं। तो अभी डिफरेंस है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज की क्यों जरूरत पड़ रही है, जब हमारे पास फाइल स्टोरेज सर्विस है। फाइल स्टोरेज सर्विस हमने नॉर्मली अपने सिस्टम्स के अंदर देखी होगी, कि हम एक फोल्डर की, एक ड्राइव होती है, ड्राइव के अंदर फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं, और फिर हम उसके अंदर अपने डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। तो
वो इस हिसाब से तो ठीक है कि आपने जो है वो एक स्मॉल स्टोरेज सर्विस रखी हुई है, आपके पास 100 फाइल्स हैं, आपके पास 50 फाइल्स हैं, आपके पास 1000 फाइल कंसीडर कर लें, तो वहां पे तो सही है। लेकिन जहाँ पे आप मिलियंस में डाटा चले जाता है, तो आपके लिए फाइल स्टोरेज सर्विस परफॉर्मेंस वाइज, स्केलेबिलिटी वाइज बहुत जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। मतलब उसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं होगी अच्छी। आपको कोई फाइल सर्च करनी है तो आपको काफी मुश्किल से उस फाइल तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक प्रॉपर पाथ के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, जबकि स्टोरेज ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस ऐसी है क्योंकि ईच ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है एक की से। सही, तो आप उस की के थ्रू बहुत जल्दी क्विकली जो है उन्हें स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। सही, और ऑब्जेक्ट इटसेल्फ यूनिकली बाइंड होता है, एक यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट होता है जिसके थ्रू वो एक्सेस किया जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस वाइज जो है ना, ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस काफ़ी अच्छी है, ताकि आपके जितना भी लार्ज साइज का डाटा हो, लार्ज अमाउंट का डाटा हो, ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस जो है वो काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू फाइल स्टोरेज सर्विसेज। और स्केलेबिलिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो आपको, अगर आप फाइल स्टोरेज सर्विस की तरफ जाते हैं तो आपको अपना डाटा स्टोर करने के लिए एक कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टोरेज चाहिए होती है, और फिर आपको स्केल करना पड़ता है जैसे जैसे आपके जो है वो डाटा इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस में लेट सपोज जैसे कि Amazon S3 एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है, तो ये आपको हाईली स्केलेबल है। जैसे आपका डाटा स्टोर होगा वो ऑटोमेटिकली उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो आपको स्टोरेज के लिहाज से तो, या इस ऑब्जेक्ट टाइप में तो कि कितनी कैपेसिटी चाहिए इसके फिक्र करने की भी जरूरत नहीं होती। अब जो फीचर्स हैं, Amazon S3 हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है, तो सबसे जो मेन फीचर है एक, वो है स्टोरेज क्लासेस का। Amazon S3 हमें डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस प्रोवाइड करती है, लाइक स्टैंडर्ड, लाइक S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ग्लेशियर और वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। वो सिर्फ इस वजह से होते हैं कि आप हर किसी के डेटे की अलग अलग लेटेंसी होती है, हर किसी को डाटा को रिट्रीव करने की टाइमिंग अलग चाहिए होती है, हर किसी के डाटे का साइज अलग होता है। तो इस हिसाब से डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस हैं जो कि S3 हमें प्रोवाइड करती है, ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिवली जो है वहाँ पे डाटा स्टोर कर सकें। दूसरा है स्टोरेज मैनेजमेंट। अगर आप स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करें तो आप पूरे जो है वो एक लाइफ साइकिल होती है जिसके थ्रू जो है वो आप उनको मैनेज कर सकते हैं। और जो है ऑब्जेक्ट जो स्टोर होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स के थ्रू भी पास आउट होके एक जगह पे स्टोर हो सकते हैं। अच्छा, स्टोरेज मैनेजमेंट, जब भी आप Amazon S3 पे कोई भी डाटा अपलोड करते हैं तो वो 3 अवेलेबिलिटी जोन में जाके उसकी कॉपीज क्रिएट कर देता है। सही है, एक सिवाय एक स्टोरेज क्लास है जिसमें वो सिर्फ एक अवेलेबिलिटी जोन पे क्रिएट करता है डाटा, वरना इसके अलावा हर स्टोरेज क्लास में वो 3 कॉपीज बनाता है आपके डाटा की, और उनको 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन पे रेप्लिकेट कर देता है, ताकि आपको जब डाटा चाहिए हो तो इफेक्टिवली और परफॉर्मेंस के हिसाब से जहाँ सबसे पहले रिट्रीव कर सकता है वहां से रिट्रीव करके आपको लाके दिखा देता है। इसके बाद एक्सेस मैनेजमेंट, तो सिक्योरिटी के हिसाब से जब ये Amazon S3 स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी इसके ऊपर लोगों ने ब्लॉग लिखे थे कि कितना सिक्योर्ड है कितना नहीं है। उसके बाद Amazon ने काफ़ी इस पे काम किया, और अब वो क्लेम करते हैं कि हम जो जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो 99.119% हम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन से हो, चाहे वो बकेट क्रिएशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की सेफ्टी से रिलेटेड हो। इटसेल्फ आप जब बकेट कोई क्रिएट कर भी रहे होते हैं तो वो एक प्राइवेट होता है, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करेंगे वो सारे जो है वो प्राइवेट होंगे। सही है, तो इसका मतलब जैसे पहला पॉइंट है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू S3 बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, तो पब्लिकली आप उसको एक्सेस URL के थ्रू डायरेक्टली फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते अगर आपने खुद से परमिशन उनको नहीं असाइन करी। आ, दूसरा है एक्सेस मैनेजमेंट को रोकने के लिए कि IAM यूजर्स होते हैं, इसके अंदर आप यूजर बेस्ड परमिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैंने एक यूजर क्रिएट किया, उसको सिर्फ रीड के राइट्स दे दिए हैं, सिर्फ उसको राइट, उनको कोई राइट ऑब्जेक्ट करने के राइट्स दे दिए हैं, तो इटसेल्फ आप किसी यूजर पे भी या किसी रोल पे भी आप अपनी जो है वो मैनेजमेंट पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। बकेट पॉलिसी भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपने कोई बकेट क्रिएट किया, उससे अपनी पॉलिसी डिफाइन कर दी कि इन इन लोगों को एक्सेस होगा इस टाइम में या इस तरीके से। तो वो आपने रिसोर्स बेस्ड परमिशन सारी बकेट पॉलिसीज के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। और एक्सेस पॉइंट होते हैं कि किस एक्सेस पॉइंट को किनका एक्सेस है, किनको एक्सेस नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। अगर हम डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग में हमारे पास जो सबसे की है फीचर है वो है ऑब्जेक्ट लैम्डा का। अगर आप ऑब्जेक्ट लैम्डा की तरफ जाए, लेट सपोज एक किसी भी क्लाइंट की या किसी भी कस्टमर की मल्टीपल एप्लीकेशंस है हमारे पास, ठीक है, और मल्टीपल एप्लीकेशन सेम डाटा सेट को यूज करती हैं लेकिन डिफरेंट तरीके। किसी को वो डाटा चाहिए CSV की फॉर्म में, किसी को वो डाटा चाहिए एक्सेल की फॉर्म में।
तो ऑब्जेक्ट S3 ऑब्जेक्ट लैम्डा हमारे पास एक ऐसा इनकी सर्विस है जिसके थ्रू आप उस डाटा को रन टाइम पे मैनिपुलेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, डिफरेंट यूजर्स के लिए, सेम डाटा सेट को रखते हुए। इसके अलावा इवेंट नोटिफिकेशन सर्विस है हमारे पास कि आपके पास जो भी बकेट्स हैं या आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उसके ऊपर ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी उसके ऊपर कोई चेंज आएगा तो वो डिफरेंट यूजर को जो है वो आपको नोटिफाई कर सकेगा। इवेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड इनकी एक सर्विस है Amazon SNS, उसको अभी हम इसी प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे। तो जो मेन सबसे जो चीज़ है वो है स्टोरेज टीयर्स। अब स्टोरेज टीयर्स जब आप डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि S3 स्टैंडर्ड है, S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सिस है, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सिस है, ग्लेशियर है, तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे किस टीयर पे जाना है, मुझे कौन सी स्टोरेज क्लास को अपने बकेट पे कंसीडर करना है। तो इसके लिए 6 पॉइंट्स हैं या 6 पैरामीटर्स कह लें जो Amazon S3 वाले देते हैं, जिसमें से ड्यूरेबिलिटी या रिडंडेंसी है कि कितना ड्यूरेबल डाटा चाहिए, अवेलेबिलिटी एंड अप टाइम, और ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये डिफाइन करते हैं आपकी कॉस्टिंग को। जिस तरीके से आप जो पैरामीटर कंसीडर करते जाएंगे, लेट सपोज अवेलेबिलिटी, आपको बहुत क्विक एक्सेस में डाटा चाहिए, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए, तो आप फिर S3 स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे तो उनकी कॉस्टिंग डिफरेंट है। और अगर आप जा रहे हैं ग्लेशियर की तरफ जो आर्काइवल डाटा के लिए होती है, तो फिर वहाँ की कॉस्टिंग डिफरेंट है। तो जब भी आप इन पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे तो इनको कंसीडर करने का मतलब यही होता है कि आप उनकी कॉस्टिंग पे भी नजर रखें कि मैं किस स्टोरेज क्लास की तरफ जा रहा हूँ, तो उसकी कॉस्टिंग भी कितनी होगी। हर स्टोरेज क्लास के ये पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। S3 स्टैंडर्ड की लेटेंसी सबसे ज्यादा होती है, फिर जब उससे आगे आते हैं तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस की उससे कम होती है, फिर आगे चेंज होती रहती है। तो S3, अगर आप S3 स्टैंडर्ड की बात करें, जो सबसे पहले हमारी जो स्टोरेज क्लास है, बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी बकेट क्रिएट कर रहे होते हैं तो जो के अंदर क्लास स्टोरेज क्लास आती है वो S3 स्टैंडर्ड होती है। सही, तो ये और ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा होती है। लेट सपोज अगर कोई आपको डाटा डेली रिट्रीव करना है या आर्ली रिट्रीव करना है या हर कुछ देर बाद आपको उस डाटा की जरूरत पड़ रही है, तो आप फिर S3 स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा प्रोवाइड करती है विद इन अ मिली सेकेंड्स और लेट सपोज सेकंड। लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट है फॉर यूज डेट इमीडिएट एक्सेस टू डाटा। जब उसके बाद आप आ जाते हैं S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे, तो कोई ऐसा डाटा है जो आपको जरूरत नहीं पड़ती डेली एक्सेस करने की, आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं मंथली बेसिस पे, या 1 महीने के बाद जरूरत पड़ती है आपको एक्सेस करने की, या 2 महीने के बाद जरूरत पड़ती है एक्सेस करने की, तो फिर आप इनफ्रीक्वेंट S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज टीयर इनकी आप ले सकते हैं। और ये इसलिए भी यूज होती है कि आप कोई ऐसा बैकअप है जो कि आप 2 से 3 महीने तक इस टीयर के अंदर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ले सकते हैं। अब जो तीसरी टीयर है वो है S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर है वर्किंग में S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के, बस इसके अंदर डिफरेंस ये है कि आपके डाटा के जो रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक अवेलेबिलिटी जोन पे करेगी, और जबकि स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वो आपके डाटा की अवेलेबिलिटी 3 अवेलेबिलिटी जोन पे रखती है। तो अगर आप वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सिस पे जाते हैं तो इसकी कॉस्ट तो कम है स्टैंडर्ड के मुकाबले में, लेकिन अगर उस अवेलेबिलिटी जोन से डाटा रिमूव हो गया या डाटा लॉस्ट हो गया, जिसके चांसेस बहुत कम है एज पर Amazon S3, लेकिन अगर वहां से रिमूव हो गया तो फिर वो आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। तो ये कॉस्टिंग के हिसाब से कम है, लेकिन ये आपका डाटा सिर्फ रेप्लिकेट करती है एक अवेलेबिलिटी जोन पे। अब इसके बाद जो हमारे पास स्नैक्स है वो S3 ग्लेशियर है और S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव है। अगर कोई हमारे पास ऐसा डाटा है, लेट सपोज बैकअप है मंथली बेसिस के, ईयरली बेसिस के, कोई बैकअप है और हम वो बैकअप जो है वो कहीं पे सेव करना चाहते हैं, तो सबसे जो लो कॉस्ट हमारे पास टीयर होती है वो होती है S3 ग्लेशियर और ग्लेशियर डीप आर्काइव। S3 ग्लेशियर वो डाटा अपने पास स्टोर लोग कर सकते हैं या इसमें रख सकते हैं जो कि 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया और वो उसको एक्सेस नहीं कर रहे। और अगर कोई ऐसा डाटा है जो तो सालों बाद जरूरत पड़ती है आपको एक्सेस करने की, या आप उसको रख रख देते हैं कि कभी जरूरत पड़ी तो उसको यूज करेंगे, तो फिर आप उसके लिए S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव स्टोरेज सर्विस यूज कर सकते हैं। और ये ज्यादातर इसीलिए यूज होती है कि आप अपने बैकअप्स को बाद में जब रीस्टोर करने की जरूरत पड़े, एक्सेस करने की जरूरत पड़े, तो आप यूज कर सकें। अब ये सबसे लो कॉस्ट स्टोरेज टीयर है इनकी, लेकिन इसका जो रिट्रीवल टाइम है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप इस यहाँ से डाटा को एक्सेस करने जाएंगे तो वो आपको आवर्स और मिनट्स के अंदर जो है वो डाटा, आवर्स भी यहाँ पे Amazon S3
बताएं कि अगर आपके डाटा का साइज ज़्यादा है तो आवर्स तक आपको 1 to 2 आवर्स भी आपको डाटा रिट्रीव करने में यहाँ से लग सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर वही डाटा स्टोर होता है जिनका जो सिर्फ बैकअप होता है और बहुत रेयरली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद एक जो अभी इन्होंने अमेजोन S3 की तरफ से आती है वो इंटेलिजेंट टियरिंग आती है। इंटेलिजेंट टियरिंग जो है, हाँ, इंटेलिजेंट टियरिंग जो है वो इस तरीके से है कि आपने अपने बकेट पे इंटेलिजेंट टियरिंग अप्लाई कर दी है और उस पर कुछ रूल डिफाइन कर दिए हैं। अब होगा ये कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे उस बकेट के अंदर, तो ये जो आपकी इंटेलिजेंट टेयरिंग है ये खुद देखेगी कि मुझे किस डाटा को कहाँ पे ले जाके प्लेस करना है, किस टीयर पे रखना है। और ये इस तरीके से कि आपने कोई डाटा अपलोड किया वो सबसे पहले जाएगा स्टैंडर्ड टीयर के अंदर। वो अमेजोन खुद चेक करेगा कि क्या ये डेली बेसिस पे एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो एक्सेस हो रहा है तो वो उसको वहीं पे स्टैंडर्ड टीयर के अंदर रखे रहने देगा, वरना वो उसको वहां से मूव करके अमेजोन स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में मूव कर देगा। सही है। उसके बाद वो वहाँ पे 3 महीने तक चेक करेगा कि ये क्या डाटा रिट्रीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो डाटा रिट्रीव नहीं हुआ हुआ होता वहां से, तो वहां से उसको आगे ग्लेशियर आर्काइव में मूव कर देगा। तो इस तरीके से इंटेलिजेंट टेयरिंग जो है वो खुद ही से डाटा को मैनेज करती है कि मुझे किस लेयर पे डाटा को रखना है। और एक दफा अगर आपने, चाहे वो ग्लेशियर पे हो चाहे इनफ्रीक्वेंट एक्सिस पे हो, अगर आपने वहां से डाटा को रिट्रीव कर लिया तो वहां से वो दोबारा ला के डाटा को स्टैंडर्ड टीयर पे, फ्रीक्वेंट एक्सिस टीयर पे प्लेस कर देगी डाटा रिट्रीवल के लिए। तो ये इस हिसाब से अच्छी है कि अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे डाटा कब कब यूज करना पड़ेगा, तो आप ये इस पे आप ये इंटेलिजेंट टेयरिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको ले सकते हैं, आप अपने रूल डिफाइन कर दें और कोई भी आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस पे स्टोर करते जाएंगे या ये खुद से चेक करता रहेगा कि ये एक्सेस हुआ है या नहीं, नहीं हुआ तो फिर ये आगे इनको डिफरेंट ईयर्स में मूव करता रहेगा। अगर हम स्टोरेज क्लासेस की बात करें तो ये एक छोटा सा टेबल है जो कि बताता है कि किसकी अवेलेबिलिटी जोन कितने कितने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन जोन आई की अवेलेबिलिटी जो जोन जो है वो सिर्फ एक है, मतलब आपका डाटा रेप्लिकेट सिर्फ एक जगह पे होगा। बाकी जितने भी स्टोरेज क्लासेस हैं उनमें डाटा जो है वो तीन तीन अवेलेबिलिटी जोन पे प्लेस हो रहा है। इनके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि इंटेलिजेंट टीयरिंग के अंदर डाटा जो है वो कहाँ कितने दिन तक रहता है, फिर उससे आगे जाके कितने दिन तक रहता है और कितनी जल्दी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, अब जो है वर्जनिंग की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है S3 एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है वर्जनिंग का। वर्जनिंग का ये, लेट सपोज हमने अगर यूज किया हो डिफरेंट वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं जिसमें बिटबकेट है या गिट है, तो वो क्या करता है कि हम डिफरेंट वर्जन हमारे, हम जब भी कोई चीज कमिट करते हैं उसका एक वर्जन आईडी देके, कमिट आईडी देके अपने पास सेव कर लेता है। हम जब, तो हमारे पास ये होता है कि कोई भी चीज इटसेल्फ डिलीट नहीं होती, हमारे पे कोई ना कोई वर्जन उसका स्पेसिफाई होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट Amazon S3 वर्जनिंग पे भी अप्लाई होता है कि आप वर्जन इनेबल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके और किसी भी और बकेट पे जाके। और उससे होगा कि आप जब कोई, अगर लेट सपोज मैंने एक फाइल अपलोड करी है टेस्ट फाइल के नाम से, सही है, और मैंने फिर जो, अगर मेरे पास वर्जनिंग इनेबल नहीं है तो जो फर्स्ट टाइम अपलोड होगी तो उसका जो वर्जन होगा वो नल आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने वर्जनिंग इनेबल करी, अब मैं जितनी भी फाइल सेम नाम की अपलोड करता जाऊंगा उसके साथ एक वर्जन आईडी टैग करता जाएगा, ताकि जब मैं चाहूँ वो उस वर्जन आईडी को रिट्रीव कर सकूं। और इससे ये होगा कि जब अगर कोई फाइल आपसे गलती से डिलीट हो गई या आपने खुद से भी डिलीट करी, तो वो Amazon S3 अपने पास उसको डिलीट मार्कर के साथ रखेगा, ताकि अगर आपका उस वो परमानेंटली डिलीट भी नहीं करेगा, डिलीट मार्कर के साथ रखेगा अपने पास, कि जैसे जब भी आप उसको रिट्रीव करना चाहें वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। अब जो है बात करते हैं Amazon सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस की। ये एक ऐसी नोटिफिकेशन सर्विस है जो कि Amazon प्रोवाइड करता है, और इस जैसी नोटिफिकेशन सर्विसेज और भी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन Amazon की जो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है, अगर उसका कॉन्सेप्ट देखें तो ये पब्लिशर और सब्सक्राइबर को कम्युनिकेट करती है। लेट्स सपोज हमारे मोबाइल पे SMS ईमेल पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमसे पूछता है कि आपके फ्यूचर में आप इसकी अपडेट्स लेना चाहते हैं, ईमेल पे रिसीव करना चाहते हैं, तो हम उसको टिक कर देते हैं तो आपके पास वो मैसेजेस आते रहते हैं, ईमेल्स आती रहती है उनकी। तो वो क्या होता है कि आपने एक किसी ना किसी टॉपिक को सब्सक्राइब कर लिया होता है और फिर जब भी वहां पे पब्लिशर कोई चीज पोस्ट करता है उसके थ्रू नोटिफिकेशन आपके पास आ जाती है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट Amazon सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस SNS का भी है। अब इस पे डिफरेंट एंड पॉइंट्स के थ्रू आप तक जो है नोटिफिकेशन आ सकते हैं, जिसके अंदर ईमेल है, जिसके अंदर पुश नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर टेक्स्ट मैसेजेस हैं, और Amazon SQS है, Amazon Kinesis डेटा फायर हाउस है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को
सब्सक्राइब किया हुआ है ईमेल नोटिफिकेशन को, एसएमएस नोटिफिकेशन को, तो उसके थ्रू आपको डाटा रिसीव हो सकता है, आप नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। सही। अब अगर बात करें तो अमेजोन के एक्सेस की और वो काम किस तरीके से करता है, तो अगर आप एक्सेस करना चाहें अमेजोन को, तो आप उनके पोर्टल पे या उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करके यूआई कंसोल का उनका एक ऑप्शन है, उसके थ्रू आप सारे फीचर्स या उसकी सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोप्राइटरी इनकी जो है वो रेस्ट एपीआई है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई के थ्रू कैसे कंज्यूम करना है ये अभी हम इसको देख लेते हैं, और कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू भी हम थोड़ा इसको गो थ्रू कर लेंगे कि आप किस तरीके से जो है इन पे चीजें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से बकेट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से कोई चीज रिमूव कर सकते हैं। तो कंसोल यूआई के थ्रू जो कि उनकी वेबसाइट पे है, और प्रोग्रामेटिकली रेस्ट एपीआई को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी देख लेते हैं हम अभी। तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो इतना ही था, अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और इसको किस तरीके से यूज करना है वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अभी तक जो थ्योरी से रिलेटेड है, बिकॉज वी हैव ट्राइड टू स्प्लिट द Q&A सेशन इन टू पार्ट्स, वन फॉर थ्योरी एंड वन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। हाँ, मेरा एक सवाल है। जी जी। जी। मेरा सवाल ये था कि जो S3 था स्टैंडर्ड वाला, जिसमें मतलब एक फ्रीक्वेंट एक्सेस है जिसमें, तो क्या जी जी। वो भी सिर्फ बैकअप डेटा के लिए है या रियल टाइम चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये जो इनकी जो टेयरिंग है वो इसीलिए है कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली डाटा चाहिए। अगर आप बैकअप चाहिए आपको, अब जो स्टैंडर्ड टीयर है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, कॉस्ट हम्म। ज़्यादा लगती है उस पर, सही है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो आप उसको आप बैकअप के लिए यूज़ करते हैं, तो बैकअप तो आप डेली रिट्रीव नहीं करेंगे, सही। हम्म। बैकअप तो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो कोई आप ऐसी चीज़ जो आपको ज़रूरत ही नहीं है डेली बेसिस पे, आप उसको स्टैंडर्ड टीयर पे रख देते हैं ले जाके, तो वो आपके लिए हम्म। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि राइट। उसका चार्ज सही है। तो अगर कोई ऐसा डाटा जो आपको डेली बेसिस पे एक्सेस करना है, ठीक है, हम्म। तो फिर आप उसको स्टैंडर्ड टीयर में रखें। अगर आपको कोई लॉन्ग बैकअप रखना है 3 से 6 महीने का, तो आप इसकी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे जाएं। या अगर 6 महीने से ज्यादा पे रखना है, तो आप फिर इनके ग्लेशियर लेवल को सब्सक्राइब कर लें, आप वहां पे अपना डाटा रखें, वो लो कॉस्ट होगा, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वहां से डाटा भी आप रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, और जो S3 स्टैंडर्ड है वो सबसे इनका फ्रीक्वेंट एक्सेस वाला है, वो हाईएस्ट? सबसे, हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो S3 स्टैंडर्ड की है। ओके। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड भी कर दूं कि वैसे लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन हो रही होती है कि जब भी वो कोई बकेट बनाते हैं तो उस वक्त बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम कौन सा बकेट इसका क्लास यूज़ करेंगे, स्टोरेज क्लास। तो वो S3 क्या करता है, अमेजोन उन्होंने अपना डिफ़ॉल्ट ही S3 स्टैंडर्ड ही दिया हुआ है। तो वो S3 स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है। अगर किसी की और कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो फिर उसके हिसाब से वो स्टोरेज क्लास को चेंज कर सकता है। ओके। आ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी एक्चुअली मैं S3 के ना ये बकेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था एक दफ़ा। तो वो ना कहता है कि ये S3 का जो नेम है ना, बकेट का जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। जी। अ, तो क्या ये यूनिक थ्रू आउट द रीजन होना चाहिए, या ओवरऑल लाइक जितनी भी अभी तक S3 बकेट्स क्रिएट हुई हैं उनमें यूनिक होना चाहिए, या सिर्फ आपके अकाउंट में यूनिक होनी चाहिए बकेट? नहीं, ये जो रीजन है जिसमें आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसमें आपका बकेट के नेम जो है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। यानी अगर आप नॉर्थ ईस्ट वर्जीनिया में क्रिएट कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट वर्जीनिया में उस नाम की कोई बकेट नहीं होनी चाहिए। जी। अगर ठीक आप है। सेम सेम रीजन के अंदर ही क्रिएट करेंगे सेम नाम से, तो वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि जब आप बकेट क्रिएट करने आते हैं वो आपसे सेकंड ऑप्शन में पूछता है कि किस रीजन में मुझे क्रिएट करना है वो। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी थोड़ी देख लेते हैं कि किस तरीके से है। तो लेट्स सपोज अगर आप इसकी जो है पहले यूआई कंसोल देख लें, तो जो है जब हम इस यहाँ पे आते हैं, तो ये हमें देता है कि हम S3 किस सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं। तो मैंने अब जैसे क्लिक किया अमेजोन S3 की तरफ हम चले गए। तो ये इनकी कंसोल यूआई है, इस पे थ्रू आप डिफरेंट ऑप्शन क्रिएट परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले ही
आपके पास जो आता है वो है क्रिएट बकेट का। तो अगर आप क्रिएट बकेट पे क्लिक करें तो ये आपसे पूछेगा कि बकेट का नेम क्या। अच्छा, बकेट के नाम में आप इनका प्लेस होल्डर देखें तो इन्होंने माई AWS बकेट हर चीज स्मॉल में लिखी हुई है। वो ये बता रहा है कि आपने जो भी क्रिएट करना है वो स्मॉल कैरेक्टर्स ही देने हैं, मतलब आपका जो बकेट का नाम है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर स्मॉल कैरेक्टर्स में ही होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आपने किस रीजन में क्रिएट करना है, और फिर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि ACL इनेबल करना है, डिसेबल करना है, पब्लिक एक्सेस सेटिंग है, वर्जनिंग है, इंक्रिप्शन है, और ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ के आप यहाँ पे बकेट क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंपल इनके कंसोल UI के थ्रू भी ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सही है। लेट सपोज हमने यहाँ पे एक बकेट क्रिएट किया हुआ है .NET EMG का। अभी हम इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लेंगे, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं REST API के थ्रू, तो अगर हम यहाँ पे आए इनके, तो आप ये आपको तीन चीज़ें प्रोवाइड करते हैं एक्सेस के लिए। एक एक्सेस की ID होती है, एक एक्सेस सीक्रेट की होती है, और एक सेशन टोकन होता है, जिसको आप इन एक्सेस करने के लिए इनकी REST API को और इन बकेट्स को, जहाँ पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं कोई भी, तो ये आप कोई यूज़ करनी होंगी अपने पास जो है वो इनको स्टोर करना होगा। अब स्टोर करने के लिए इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं। उनमें से एक जो है ये है कि आप अपनी ऐप सेटिंग्स की क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें जाके रख दें और इसको यूज़ कर लें। दूसरा एक ही ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप C ड्राइव के अंदर .aws का फोल्डर क्रिएट करें, वहाँ पे जाके ये फाइल प्लेस कर दें। लेट सपोज ये खुद ये भी बता रहे हैं ऐड अ प्रोफाइल टू योर AWS क्रेडेंशियल फाइल। AWS की क्रेडेंशियल फाइल रख दें, यहाँ पे आप प्रोफाइल का नाम प्रोवाइड कर दें, और फिर आप रन टाइम पे उसको जब एप्लीकेशन वहाँ से खुद ही फैच करके ले आएगी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं अपने क्रेडेंशियल्स को मैनेज करने के लिए। तो फॉर दिस प्रेजेंटेशन हमने जो है यहाँ पे ऐप सेटिंग .development.json की जो फाइल होती है, क्योंकि .NET Core 3.1 की एप्लीकेशन है, API क्रिएट हुई भी है, तो हमारे पास जो है वो ऐप सेटिंग्स की क्लास है। हमने यहाँ पे अपने सारे क्रेडेंशियल रखे हुए हैं, और इसके बाद startup.cs की क्लास के अंदर हमने इसको रजिस्टर करवा दिया है अमेजोन की सर्विस को। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक चीज ऐड कर दूं कि ये जो AWS क्रीडेंशियल्स वाली चीज़ है, क्योंकि हमारी AWS की ट्रेनिंग सीरीज है, तो हमने इसके पूरी सीरीज बनाई है, जिसका हमारा टारगेट है कि इस क्वार्टर में हम लोग अराउंड पाँच एटलीस्ट पाँच ट्रेनिंग्स रखेंगे। तो उसमें से एक ट्रेनिंग इससे रिलेटेड भी है कि आपके AWS के जो सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसमें AWS प्रोवाइड करता है इसके। तो वो AWS वन बाय वन प्रायोरिटी वाइज वो देखता रहता है कि किसको यूज़ करना है। तो इसकी एक अलग से हमने एक ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है, तो उसमें हम इसको प्रॉपर बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को आपके प्रोग्रामेटिकली कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए दो पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आप यहाँ पैकेजेस की लिस्ट में देख सकते हैं कि AWS SDK एक्सटेंशन .NET Core सेटअप और AWS SDK .S3। ये दोनों आपके पास न्यूगेट पैकेजेस में अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं S3 की REST API को कंज्यूम करने के लिए। उसके बाद आके आप चाहें तो यहाँ पे सर्विस को रजिस्टर करा ले, और अगर आप डायरेक्टली अपने क्लास के अंदर उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर लें, लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि आप यहाँ के startup.cs के अंदर इनको रजिस्टर सर्विस को रजिस्टर करवा दें। तो हम एक दो एग्जांपल इनकी देख लेते हैं। लेट्स सपोज पहले इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर देख लें। तो ये बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से कोई भी REST API होती है यूज़ करने के लिए, तो और इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हर फाइल की, हर ऑब्जेक्ट की, हर मेथड की आपको इनकी AWS की वेबसाइट पे बहुत आराम से मिल जाएगी विद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। चाहे वो जावा के अंदर हो, चाहे वो C# के अंदर हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो। आप देखें तो 6 से 7 लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबिलिटी इनकी डॉक्यूमेंट्स की आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये मैंने एक .NET Core पे एक API क्रिएट करी हुई थी, और इसको मैंने रन किया है ताकि मैं आपको एक दो ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखा सकूं। तो ये पोस्टमैन के थ्रू जो है वो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे एक दो चीज़ें, ताकि और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे कि वो कितनी ईजी है और उसके लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेट सपोज अगर मैं अभी आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं, तो हमारे पास ये जो बकेट है .NET EMG के नेम से, इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर हमारे पास सिर्फ अभी दो फोल्डर क्रिएट हुए हुए हैं, एक डेमो और एक टेस्ट के नाम से। तो अगर हम कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, लेट सपोज
डेमो न्यू के नाम से। तो हमने इसकी जो एपीआई क्रिएट करी हुई है यहाँ पे क्रिएट फोल्डर की, ये आपसे सिर्फ क्या लेगी, बकेट का नाम इनपुट लेगी, स्टोरेज क्लास, कौन सी स्टोरेज क्लास, तो हमने स्टैंडर्ड दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई इंक्रिप्शन का मेथड है या नहीं, इंक्रिप्शन पे अभी हम देखेंगे कि इंक्रिप्शन पे क्या क्या अब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर है प्रीफिक्स, कि आपने कहाँ पे उसको प्लेस करना है। लेट सपोज किसी फोल्डर के अंदर वो जाके प्लेस होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको इनके पुट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के अंदर पास करें, और उसको सिंपल जो इनका मेथड है पुट ऑब्जेक्ट एसिंग का, उसके अंदर वो रिक्वेस्ट पास कर दें, तो वो क्रिएट करके आपको पूरा रिस्पॉन्स ले आएगी। चाहे इसके जितने भी मेथड्स हैं S3 के, वो बहुत सिंपल हैं और बहुत इजी टू यूज़ हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हैं। तो अगर कोई बिगिनर भी है या चेक करना चाहता है, तो वो इजीली इनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें चेक कर सकता है। तो लेट सपोज हम यहाँ से क्रिएट करते हैं एक बकेट, तो स्टेटस 200 है, हम यहाँ जाके चेक कर लेते हैं कि क्रिएट हुआ है या नहीं। तो ये देखें आपके पास जो है, हमने जो वहाँ से डेमो न्यू के नाम से एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया था, तो वो यहीं पे क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमने बकेट नेम उसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया था। इस बकेट के अंदर बनेगा, इस प्रीफिक्स जो कि मेन फोल्डर था उसके अंदर जाके क्रिएट करना है। तो उसने इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए एक सिंपल सा हमारे पास फोल्डर क्रिएट यहाँ पे कर दिया है। अब हम इसके अंदर और जो फोल्डर्स हैं उसके अंदर कोई फाइल वगैरह अपलोड करते हैं, उसकी इंक्रिप्शन वगैरह देख लेते हैं, उनकी वर्जनिंग देख लेते हैं, ताकि हमें उसका आइडिया हो सके। लेट सपोज हमारे पास जो पहले से क्रिएट हुआ था एक फोल्डर डेमो के नाम से, तो अभी हम देखें उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास नहीं है। हम इसके ऊपर जो है एक डेमो फाइल है हमारे पास लोकल फोल्डर के अंदर रखी हुई है, हम उसको अपलोड करना चाहते हैं इसके अंदर। और हमारे पास ऑप्शन भी है यहाँ पे एक और, कि हम फाइल नेम इन S3, मतलब किसी और नाम से फाइल को अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ भी नेम रखना चाहें आप वहाँ पे रख सकते हैं, इस पैरामीटर में वो वैल्यू पास करके। तो हम एक फाइल अपलोड करते हैं पब्लिकली, और यहाँ पे जाके देखते हैं कि हम कौन सी फाइल अपलोड। नहीं, तो ये फाइल हमारे पास जो हमने वहां से अपलोड करी थी ये क्रिएट होगी। हम इसको एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास दो चीज़ें आती हैं। सही, अगर हम डाउनलोड करना चाहें यहाँ से डाउनलोड करने देगा, क्योंकि जिस यूज़र ने इसको पुश किया है और सेम हमें एक्सेस है कि हम यहाँ से लोड कर सकते हैं, और ये पब्लिक फाइल है डाउनलोड करने के लिए। लेकिन जब आप यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट यूआरएल, कुछ डिटेल्स आ रही हैं हमारे पास इस फाइल से रिलेटेड। एक आ रहा है ऑब्जेक्ट यूआरएल, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ले जाता है एक्सेस डिनाइड। क्यों? क्योंकि कोई भी बाय डिफॉल्ट जो बकेट क्रिएट होता है वो प्राइवेट होता है, आप इसको पब्लिकली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसने सिर्फ मुझे डाउनलोड इस वजह से इस फाइल को करने दिया है क्योंकि मेरे पास ACL के थ्रू राइट्स है, इनको IAM यूजर के थ्रू राइट्स है कि मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मैं क्रिएट देखूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो उस फाइल के अंदर थी। लेकिन अगर हम इसकी एक और एग्जांपल ले लें कि हम इस पे किसी भी फाइल पे अगर हम इंक्रिप्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होती है। लेट सपोज हम एक और फाइल अपलोड करते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर हमें एक चीज पास करनी पड़े, इंक्रिप्टेड की, ताकि जिसके पास वो की हो वही उस फाइल को एक्सेस कर सके, हर कोई इस फाइल को एक्सेस ना कर सके। तो हमने बाकी सारी चीजें इसके अंदर सेम है, किस पाथ पे बनेगी, उसका नाम क्या होगा। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज है कि हमने इंक्रिप्टेड की पास कर दी। इंक्रिप्टेड की आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी, लेकिन सिर्फ डेमो पर्पस के लिए कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से पास हो जाए, तो मैंने यहाँ से आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर रहा हूँ ताकि इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर हम क्रिएट करें यहाँ पे एक फाइल, तो डेमो इनक्रिप्टेड फाइल के नाम से यहाँ पे क्रिएट हुई होगी फाइल, डेमो इनक्रिप्टेड फाइल। अगर मैं इसको डाउनलोड करने जाता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, द ऑब्जेक्ट वाज स्टोर्ड यूजिंग अ फॉर्म ऑफ सर्वर साइड इंक्रिप्शन। सही, तो सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम देखें तो ये सर्वर साइड इंक्रिप्शन हमारे पास एक फीचर होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जब मैंने जो दूसरी फाइल अपलोड करी थी बगैर इंक्रिप्शन के, तो उसने मुझे वो मेरे पास डाउनलोड हो गई थी लोकल सिस्टम पे, लेकिन ये जो है वो डाउनलोड नहीं हुई। वहाँ पे एरर आ गया कि आपने इस फाइल को अपलोड किया है इनक्रिप्टेड की से, तो ये आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते या डाउनलोड नहीं कर सकते। लेट सपोज मैं इसके जो हमने पहले फाइल एक्सेस करी थी, अगर उसके अंदर क्या कंटेंट था वो देखना चाहें तो आप नॉर्मली इसको देख सकते हैं कि आपने हिट लगाई कि किस बकेट पे है, किस फाइल का नाम है, और उसने आपको उसका कंटेंट लाके दे दिया। लेकिन जो इनक्रिप्टेड फाइल थी, लेट सपोज हम इनक्रिप्टेड फाइल की को जो है चेंज कर देते हैं और फिर यहाँ से हिट लगाते हैं, तो हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है।
सही, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि आप जो की पास कर रहे हैं उस की से वो चीज़ रजिस्टर्ड ही नहीं है वहाँ पे। और हम अगर इसके अंदर प्रॉपर की पास करते हैं तो हमारे पास जो उसके अंदर जो भी कंटेंट था वो सारी चीज़ यहाँ पे रिट्रीव हो जाती है। तो अगर आपको कोई ऐसा क्रिटिकल डाटा स्टोर करना है, क्रिटिकल फाइल स्टोर करनी है वहाँ पे, तो आप ये इंक्रिप्शन के थ्रू भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे जो है प्री साइंड यूआरएल। प्री साइंड यूआरएल ये चीज़ होती है, आपने नॉर्मल एग्जांपल में भी देखा होगा और रियल लाइफ में, क्या आपके पास कोई ऐसे फाइल आती है या ऐसा कोई लिंक आता है जो कि एक टाइम पे एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फीचर है गेट प्री साइंड यूआरएल का। लेट सपोज के हमने एक फाइल अपलोड करी थी अभी टेस्ट फाइल की, हम उसका एक प्री साइंड यूआरएल क्रिएट करते हैं, तो ये प्री साइंड यूआरएल आ गया। अब उसकी कोई ना कोई टाइम एक्सपायरी थी, वो एक्सपायर यहाँ पे आ रही है हमारे पास, वो अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन कोड पे मैंने इसकी एक्सपायरी जो इनको सेट करी है वो 5 मिनट ही करी है। तो अगर मैं इस यूआरएल के थ्रू एक्सेस करना चाहूंगा तो ये यूआरएल अभी मुझे डाटा रिट्रीव करके देगा फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स और 3 मिनट्स से। लेकिन जैसे ही उसके बाद मैं इसको एक्सेस करना चाहूंगा तो ये जो है ना हमारे पास एरर दे देगा कि हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक और चीज़ देखते हैं, उसके बाद फिर आके दोबारा चेक करेंगे कि क्या हमें ये एक्सेस करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा। तो हम अगर यहाँ पे आ जाएं, लेट सपोज इसके बकेट पे आ जाएं, तो हमारे बकेट अगर इसके पास हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। लेट सपोज हम परमिशंस पे चले जाते हैं, तो परमिशंस वाले पार्ट पे आप देखें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले तो आ रहा है बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स नॉट पब्लिक, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है ये प्राइवेट होता है, ठीक है। और अगर कोई पब्लिक होगा तो वो इस तरीके से रेड मार्क से शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई हो यहाँ, ये देखें, ये आखिरी वाला हमारे पास है वो पब्लिक है हमारे पास, तो उसने रेड मार्क से शो कर दिया है कि ये आपने इसको पब्लिक रखा हुआ है, तो इतना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज नहीं है। तो अगर हम अपना बकेट देखें तो ये पब्लिक नहीं है हमारे पास। अब आप इससे डिफरेंट पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं। परमिशन जो होती है हमारे पास, एक ब्लॉक पब्लिक एक्सेस होता है, बकेट सेटिंग्स होती हैं और पब्लिक बकेट पॉलिसीज होती हैं। आप इसके अंदर जेसन पास करके बकेट पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हो सकती है। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर आप देखें तो बकेट ओनर ने इस कैनोनिकल आईडी को, जिसकी आईडी ये थी, ठीक है, इसको क्या क्या राइट्स दिए हुए हैं, लिस्ट राइट और इस रीड के दिए हुए हैं। रीड और राइट के जो है वो क्या कहते हैं, आपको राइट्स दिए हुए हैं। तो आप किस इस तरह किसी ग्रुप को, लेट सपोज आपने ग्रुप क्रिएट किया, उसका कोई भी नाम रखा, डेवलपर नाम रख दिया और उसके अंदर 8-10 लोग ऐड कर दिए और उसको राइट्स दे दिए यहाँ पे, तो जो आप उस ग्रुप पे असाइन करेंगे राइट्स, वही जो है उतना ही लिमिटेड वो एक्सेस इसको कर सकते हैं। उसके अलावा वो चीज़ें एक्सेस यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भी आप अपने सिक्योरिटी मेजर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे टॉप लेवल आ जाती है आपके पास, वो आ जाता है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस बकेट सेटिंग। अच्छा, जितनी भी चीज़ें आपने नीचे डिफाइन करी हैं उन सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस की। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं इसको एक सेकेंड, ये मैं इंडिविजुअली भी इनको मार्क कर सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे ब्लॉक करनी है क्या नहीं। और अगर मुझे सारी ऑप्शंस को ब्लॉक करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और वो सारी ऑप्शंस ब्लॉक हो जाएंगे मेरे पास। उन ऑप्शंस में क्या क्या है कि पब्लिक एक्सेस टू बकेट थ्रू एसीएल, अगर एसीएल के थ्रू कोई पब्लिक एक्सेस ब्लॉक करना है मुझे तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अगर एसीएल के अलावा कोई बकेट पॉलिसी या एक्सेस पॉइंट के थ्रू कोई पब्लिक एक्सेस अलाउ हुआ है तो वो मैं उनको ब्लॉक कर सकता हूँ इन ऑप्शंस के थ्रू। और जब आप बकेट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन सेट हुआ हुआ आता है वो इस तरीके से होता है, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, मतलब आप किसी पब्लिकली किसी तरीके से भी इनको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप खुद आके इनको चेंज ना करें। तो ये कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ें थी कि आप कितने अपने डाटा को, कितने अपने ऑब्जेक्ट को सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पे। हम इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं दोबारा। क्या ये देखें, अब हमारे पास जो एरर आ रहा है, हमने थोड़ी देर पहले जो लिंक क्रिएट किया था गेट प्री साइंड यूआरएल के थ्रू जो मिला था वो हमें पहले डाटा रिट्रीव करके ला रहा था, अब उस पर आ रहा है रिक्वेस्ट हैज एक्सपायर। तो एक्सपायर हो गई है वो इस टाइम पे और जिसने बता दिया कि अब एक्सेस डिनाइड है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे लेट सपोज को कह लें कोई फॉर्म है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको एक्सेस करने देना चाहते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप इनके गेट प्री साइंड यूआरएल का एक फीचर है, आप उसको यूज कर सकते हैं। वर्जनिंग की बात करते हैं थोड़ी सी, वर्जन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से होते हैं।
तो जैसे हमने एक फाइल अपलोड करी टेस्ट के नाम से, नहीं एक से डेमो के फोल्डर में टेस्ट फाइल, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करें वर्जन पे, तो ये देखें डिफरेंट वर्जन इसने यहाँ पे डिफाइन किया। अब आप बोले हमने तो सिर्फ अभी एक फर्स्ट टाइम अप्लाई करी है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप नीचे देखें, वर्जन आईडी नल थी। ये जब फर्स्ट टाइम मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने एक फाइल अपलोड करी थी, तब वर्जनिंग इनेबल नहीं थी, तो वर्जन आईडी उसने जो रखी थी वो नल थी। फिर मैंने वर्जनिंग इनेबल करी, एक और फाइल अपलोड करी सेम नाम से, तो उसने उसको वर्जन दे दिया इस B10 आगे जो भी है। फिर मैंने जब डिलीट करी तो उसने आगे टाइप क्या रख दी, डिलीट मार्कर, मतलब उसने परमानेंटली उस फाइल को डिलीट नहीं किया, उसने उस फाइल के आगे एक मार्कर लगा दिया डिलीट मार्कर का, ताकि आप जब चाहें उसको रिट्रीव कर सकते हैं। और अभी जब कोई फाइल नहीं थी इस बकेट के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, मैंने एक नई फाइल अपलोड करी है, तो उसने उसको एक न्यू वर्जन आईडी दे दी है XM1T9, और उसको बता दिया कि एक करंट वर्जन है, और पिछले जितने वर्जन थे वो सारे भी वो आपको दिखा रहा है, ताकि आप जो भी रिट्रीव करना चाहें उस करंट वर्जन से रिट्रीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जो है वो लेट्स सपोज वर्जन पास करके आपने, और जो है वो क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी फाइल वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फाइल डिलीट, अगर आप कोई भी ऑप्शन परफॉर्म करना चाहते हैं डिलीट का, तो सिंपल है कि आप उनके डिलीट ऑब्जेक्ट एसिंग के मेथड को उस फाइल का नाम दे के पास करेंगे, तो वो उस फाइल को वहां से डिलीट कर देगा। जैसे हमारे पास ये फाइल थी टेस्ट फाइल, इसको हमने डिलीट किया है, तो यहाँ से भी डिलीट हो गई है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से वर्जन है हमारे पास जो है वो इस बकेट के ऊपर अप्लाई हुए हुए हैं, तो ये हर चीज़ के वर्जन आपको लाके दे देगा ये डाटा। ठीक है, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि ये इजी टू यूज है, तो आप देख लें कि कोई भी रिक्वेस्ट है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें पास नहीं हुई जिसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो। लेट सपोज आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डिलीट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट का, उसने बकेट नेम पास किया, फाइल नेम पास किया, और उसको उस S3 क्लाइंट के डिलीट ऑब्जेक्ट एसिंग के अंदर पास कर दिया है। तो इस तरीके से जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इजी है। जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सिंपल स्टोरेज सर्विस है, तो सिंपल ये है कि बहुत इजी टू यूज़ है और बहुत आसानी से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। अगर इसमें कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें शामिल, कि अगर लेट से जो मेरा लेटेस्ट वर्जन फाइल है, यानी अगर मैं फाइल के पाथ को एक्सेस करता हूँ तो वो डेफिनेटली मुझे वो लेटेस्ट वर्जन वाली जो फाइल है वो देगा। लेकिन जी। अगर मैं किसी वर्जनिंग की एपीआई के थ्रू, डिलीट वर्जनिंग की एपीआई के थ्रू लेटेस्ट वर्जन डिलीट करता हूँ, तो फिर जब मैं फाइल को एक्सेस करूंगा तो वो मुझे उससे प्रीवियस वाला वर्जन देगा। आप जब भी जैसे आपने कोई फाइल डिलीट करी है, तो उसका कोई ना कोई वर्जन वो अपने पास रखता है। तो आप जिस भी वर्जन के थ्रू उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो फिर आप देखेंगे जो भी आप वर्जन उसके पास करेंगे कि आपने कौन सा वर्जन उसको चाहिए। तो जो आप वर्जन पास करेंगे वो उससे रिलेटेड जो भी उसके बाद फाइल होगी वो आपको रिट्रीव कर लेकिन अगर देगा। लेट से मैं जब फाइल पास करता हूँ, फाइल का नेम पास करता हूँ जिसमें वो वर्जन नहीं होता, तो वो मुझे लेटेस्ट वर्जन वाली फाइल देता है ना। जी। तो अगर अगर मैं लेटेस्ट वर्जन डिलीट कर दूंगा तो और फिर फाइल एक्सेस करूंगा तो वो मुझे क्या उससे प्रीवियस वाला वर्जन वाली फाइल देगा? नहीं, आपने तो वो फाइल डिलीट कर दी है, तो आप वो बगैर वर्जन के फिर रिट्रीव वहां से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सही। और कोई क्वेश्चन? यार मुझे उसमें ये पूछना था शामिर, कि जो तुमने पब्लिक प्राइवेट का बताया कि बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट बकेट्स बनाता है, तो पब्लिक का ऑप्शन फिर किस लिए या किन एसेट्स के लिए, इसका कोई आइडिया है कि किन चीजों को हम रख सकते हैं? यानी ऐसी बकेट बनाए, कौन सी ऐसी बकेट बनाए जिसमें हम पब्लिक एसेट्स रखें?
लेट सपोज हमारे पास मिशन ऐसा कोई क्रिटिकल डाटा नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ उसको हम डिफरेंट लोगों के अंदर, ग्रुप्स के अंदर आप उसको पब्लिक एक्सेस देना चाहते हैं किसी रोल को या किसी ग्रुप को, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, उनको पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज हमारे कोई क्लाइंट से रिलेटेड डाटा है या कोई ऐसा डाटा है जो हम नहीं चाहते कि वो पब्लिकली किसी यूआरएल के थ्रू एक्सेस हो, या फिर कोई ऐसे लोगों को एक्सेस हो जिनको नहीं चाहते कि वो एक्सेस करें, तो फिर हमें प्राइवेट रखना होगा। लेकिन कोई नॉर्मल डाटा है, लेट सपोज हमने कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, कोई शीट एक्सेल की कुछ भी अपलोड किया है, लेट्स सपोज इस प्रेजेंटेशन की पीपीटी फाइल थी, तो हम वो अपलोड कर सकते हैं कि वो पब्लिकली एक्सेस हो हमारे पास। तो डिपेंड करता है कि आपका वो डाटा वो कितना क्रिटिकल है, कितना क्रिटिकल नहीं है। सही है। दूसरी चीज इसके अंदर जो हाँ प्री साइंड यूआरएल वाला तुमने बताया है, उसकी एक लिमिट है, यानी आप मैक्सिमम 7 डेज से ज्यादा उसकी एक्सपायरी नहीं सेट कर सकते। तो ये बस हाँ एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। जी, ठीक है। यानी जैसे तुमने जी 5 मिनट रखी हाँ, थी ना, तो 5 मिनट मैक्सिमम दे, उसकी 7 डेज है, 7 इससे डेज हो ज्यादा नहीं कर सकते सकते हैं, आप ठीक उसको। है। यानी उसके लिए फिर आपको नया प्री साइन यूआरएल उसका करना पड़ेगा, चाहिए कोई होगा, मैकेनिज्म पीछे लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा। खालिद भाई का पहले क्वेश्चन था ना कि ये पब्लिक एक्सेस किस लिए है, तो इसमें ना हम स्टैटिक वेबसाइट्स भी होस्ट कर सकते हैं S3 से। तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसका कोई सर्वर रिक्वायर्ड नहीं है बैकएंड पे, तो आप स्टैटिक वेबसाइट्स इन S3 बकेट में होस्ट करके उसको पब्लिक कर दें, तो वो यहाँ से होस्ट हो जाती हैं। तो उसके भी एक इस्तेमाल हो सकता है ये। यानी वो नॉर्मल ठीक आपके है। HTML पेजेस होंगे। जी, सही है। रिएक्ट की तो आप वो मैं बिल्ड क्लियर कर जो दूं सी कि है वो दो अपलोड अलग कर अलग दें। चीजें हैं, ये मैं बता दूं कि दो अलग अलग चीजें। एक तो ये होता है कि बकेट का पब्लिक होना, और एक होता है कि यूआरएल का। तो बाय डिफॉल्ट ये भी हो रहा होता है कि अगर आप प्री साइंड यूआरएल यूज नहीं कर रहे होते और आपकी बकेट प्राइवेट है, तो आपका जो लिंक बन रहा होता है वो पब्लिक आपको लिंक देता है AWS। तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, इवन आपके अगर बकेट प्राइवेट भी हो। बकेट पब्लिक इन केसेस में भी, वैसे नॉर्मली बकेट पब्लिक नहीं होगी, मतलब वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि वो हम लोग पब्लिक बकेट रखें। तो यार हमें पता है कि कुछ हमारे लिमिटेड यूजर्स को, या जहाँ पे क्रेडिबिलिटी है जिन यूजर्स की, सिर्फ उन्हीं के पास एक्सेस है, और उनको अब अलग अलग मतलब एक्सेस प्रोवाइड करने से अच्छा है कि हम उसको उन सबको एक्सेस देना, तो वहाँ पे वो लोग पब्लिक रख रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस। इसके अलावा मैं शामिल वाली चीज में एक और चीज ऐड कर दूं कि ये जो प्री साइंड यूआरएल हमने ऐड किया ना, इसमें एक और होता है अपलोड प्री साइंड यूआरएल। ये बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि अभी हम ये कर रहे होते हैं कि जो डाटा हम गेट कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, वो हम एक प्री साइंड यूआरएल के थ्रू उसमें ये, और जब हम अपलोड कर रहे होते हैं वो हम अपने सिस्टम के थ्रू कर रहे होते हैं, एक S3 का रैपर बना के हम इंटरेक्ट कर होते हैं S3 की API से। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम पे प्री साइन यूआरएल लेते हैं और डायरेक्ट AWS पे ही अपलोड करते हैं वो प्री साइन यूआरएल के थ्रू। तो ये एक अच्छी अप्रोच है अगर हमें अपने सिस्टम को बाईपास करना हो अपलोड के थ्रू, तो ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ये कि एक क्वेश्चन पूछा था शायद उसामा ने पहले, तो उसका मैंने उस पर दे दिया, AWS की डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो आपके बकेट नेम होते हैं वो ग्लोबली पब्लिक होते हैं, ग्लोबल रीजन। यूनिक होते हैं, यूनिक। यूनिक होता है यूनिक होते हैं, ग्लोबल। पब्लिक नहीं। यूनिक होते हाँ हैं यूनिक ग्लोबली, होते हैं, रीजन वाइज नहीं होते हैं। यूनिक होते हैं क्रॉस द रीजन्स। इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन है? या कासिम का है। या आप एक दफा वो पोस्टमैन पे जाएंगे। पोस्टमैन पे जी। अच्छा, इसमें जो मतलब ये यूआरएल्स यूज हुए हैं वो लोकल होस्ट वाला है, जी जी। तो मतलब ये amazon का मतलब नहीं कोई एंड पॉइंट यूज करेंगे इसमें, मतलब ये लोकल होस्ट किस पर्पस के लिए है? नहीं, लोकल होस्ट तो ये है कि मेरे पास वो जो एप्लीकेशन चल रही है वो लोकली मेरे पास सिस्टम पे रन हो रही है, जो मैंने एपीआई क्रिएट करी है, तो इस वजह से ये लोकल होस्ट है। लेकिन वो जो आगे हिट लगा रही है वो जाके अमेजोन के ही एंड पॉइंट्स पे हिट लगा रही है, जिसको हम हिट लगाना यहाँ से चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये आपने मतलब एक ये वैसे भी एप्लीकेशन लोकली रन हो रही है जितने। मेरे पास ना, ठीक तो है इस सही है। वजह से ये मेरे ठीक है, पास लोकल होस्ट आ रहा है। मतलब ये एंड पॉइंट मतलब ये जो हिट हो रहा है, मतलब मैं समझ रहा था अमेजोन का नहीं, ठीक है सही है, मतलब हाँ आपका इंटरनल है ये, और हाँ फर्दर आप उसको आगे मतलब प्रोसेस करके कॉल कर रहे हैं उसको। जी, वो रन मेरे पास हो रही है वो एपीआई ठीक है लोकल होस्ट पे, इस वजह से। सही है। और किसी का कोई ठीक क्वेश्चन है। है या वाइंड अप करें?
जी एक क्वेश्चन था सर। हेलो। जी 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 बोलें। जी जी मुझे ये पूछना था कि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, शायद आपने बता दिया हो। कोर्स वगैरह इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कहीं पे? क्या चीज़? कॉस्ट? कोर्स कोर्स पॉलिसी होती है कोर्स ना हमारी। कोर्स हाँ पॉलिसी जो कॉर्स होती है की, ना। हाँ कॉर्स पॉलिसी होती है। इसके अंदर आप बकेट्स की परमिशन में जाके, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से डिफाइन सॉरी मैंने शायद मिस कर दिया हो, आपने कर बता सकते हैं। दिया होगा। नहीं नहीं, इस पे इतनी ज़्यादा इस पे इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं बताया भी नहीं है, लेकिन आप बकेट की परमिशन में जाके जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, पब्लिक एक्सेस वगैरह तो सबसे लास्ट में होती है कोर्स ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, तो आप वहाँ औ- पे जाके इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये सारे ऑप्शन हमारे पास एपीआई के थ्रू भी अवेलेबल होते हैं कि मतलब आप कोर्स एपीआई के थ्रू भी आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं इसकी? हाँ, ये जो जितने भी ऑप्शन है आप इनको एक्सेस करने के दो तरीके हैं, या इनकी यूआई के थ्रू आके कर लें एक्सेस, या फिर आप जो है वो इनकी रेस्ट एपीआई को कंज्यूम कर लें। सही सही, ठीक, थैंक यू। मेरा एक सवाल था। इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू S3, तो मतलब थोड़ा एक जनरल सवाल है, तो कोई भी जिसको आइडिया हो तो बता सकते हैं। तो सवाल ये है कि S3 एक सर्विस है इनकी और एक सर्विस है EBS। सो हाउ वुड यू कंपेयर द टू, और किस सिचुएशन में कौन सी बेहतर है? ईबीएस किसको कह रहे हो, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर को कह रहे हो या कुछ और कह रहे हो? जी जी, AWS की एक सेकंड। हाँ, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो है उसकी, यस। वो तो उसकी फाइल स्टोरेज का एक अलग है कि कोई EC2 ले रहे हो या कुछ ले रहे हो तो उसकी जो अपनी इंटरनल फाइल स्टोरेज है उसकी जैसे तुम्हारी डिस्क होती है तो वो उसके ब्लॉक स्टोरेज बने होते हैं इलास्टिक। और S3 तो बिल्कुल एक तुम्हारी फाइल्स की स्टोरेज है। जैसे तुम अच्छा। नॉर्मली अपने प्रोजेक्ट में अगर करते हो तो अपने लोकल फोल्डर्स पे एसेट्स स्टोर करना शुरू कर देते हो। वो एक डेडिकेटेड तुम्हें फाइल स्टोरेज सर्विस दे रहा है कि वहाँ पे तुम अपनी कोई भी तरह की फाइल अपलोड कर लो। उसका वो डिस्क पार्टीशन वार्टीशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, इंटरनली वो कहीं ना कहीं से किसी डिस्क या पार्टीशन पे रख रहा होगा कोई, उसना पीछे कोई ना कोई हम्म। ब्लॉक स्टोर उसका लगा हुआ होगा इलास्टिक टाइप का, या जो तो भी जिस हिसाब बेसिकली से भी उसने की हुई होगी। AWS RDS जो होता है ना वो यूज कर रहा होता है EBS को, वो भी यूज कर रहा होता है एक्चुअली। हाँ, सही है। वो समझ लो मोर तुम्हारे हार्ड डिस्क से रिलेटेड चीजें होती हैं ईबीएस की। तो ये मतलब ये जो है जैसे की से डेटा को ऑब्जेक्ट्स में मैप कर रहे हैं, इसमें वो जो है हार्ड डिस्क हो गई एक तरीके से। ये डिफरेंस हो गया दोनों में। इसमें की से नहीं कर रहे, इसमें इसमें तुम्हें जैसे वो वर्जनिंग वगैरह, मेटा डाटा सेव करने की, साइन वाइन हम्म, यूआरएल करने की, वो फाइल सर्विस, फाइल स्टोरेज सर्विस तुम्हें दे रहा है। और जो ईबीएस की तुम बात कर रहे हो वो तो प्योरली तुम्हारे डिस्क पार्टीशन से रिलेट करती है। तो सही उसका और इसका तो मेरे ख्याल में कोई कंपैरिजन नहीं है या कोई सही सिमिलरिटी नहीं है इन दोनों में। सही है। ये कुछ हाँ, कुछ एज्योर नया में इसका है। ब्लॉब स्टोरेज होती है लेकिन मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है कि नहीं, वो क्या इतना रिच है इन फीचर्स में एज कम्पेयर टू S3। या हो सकता है उसके अपने और अच्छे ऑप्शंस हो एज्योर के ब्लॉब स्टोरेज के। लेकिन वो भी हाँ, फाइल सेव करने की स्टोरेज सर्विस है, सर्विस है। स्टोरेज सर्विस सही है। है। असल में AWS पे पहले थोड़ी बहुत रीडिंग की थी ना, तो उसमें EBS भी स्टोरेज के अंडर आ रही थी और S3 भी स्टोरेज के अंदर आ रही थी। तो EBS में ये था कि फौरन फौरन अगर आपको डेटा चाहिए तो EBS वाली चीज यूज कर लो, और S3 बकेट की तरफ अगर आपको थोड़ा मतलब ज्यादा डेटा या मतलब थोड़ा देर तक स्टोर करने वाला डेटा चाहिए तो S3 की तरफ जाएं। तो ये मैंने डिफरेंस पढ़ा था, तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। यार EBS एक तरह का इलास्टिक डेटाबेस नहीं है, और जिसका आप इंस्टेंस बना लेते हैं सही है। तो आप एप्लीकेशन में एक्सेस करना चाहेंगे। सही है। सही है। और ये जो है फाइल स्टोरेज के लिए है, मतलब अच्छा, मतलब वो मोर रेडिली अवेलेबल फॉर द एप्लीकेशन, यस, फॉर और द ये एप्लीकेशन जो पर्पस। है ये आपने बस एक्चुअली एक फॉर द पब्लिक पर्पस और फॉर द नो, इसमें आपको चीज़ें फॉरन मिल रही होती हैं, मतलब फॉरन से मुराद ये कि फाइल्स आपको जो फाइल्स के लिए होते हैं, इमेजेस के लिए होता है, या इस तरह की चीज़ें के लिए, उस तरह की चीज़ों के लिए होता है ये। सही 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 है। सही है। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू। I have another question. ये S3 जो है एज अ फाइल स्टोरेज हम अपने एक इंटरनल प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं।
बेसिकली द कन्वेंशनल वे है फाइल स्टोरेज का कि फाइल की जो भी ऑब्जेक्ट की की बनती है उसको हम डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, और फिर जो भी हमारे पास जो फॉर एग्जांपल जो डिटेल्स की स्क्रीन है तो वो जो हमारे पास एक यूआरएल बनता है विद द नेम ऑफ होल सर्विस एंड बकेट नेम एंड द की ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूछना ये था कि इसमें ये क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है कि जो ये जो पब्लिक यूआरएल बन रहा है ये प्रिडिक्टेबल ना हो। वन वे जो कि मैंने एक रिसोर्स डिस्कस किया, दे टोल्ड मी कि यार आप जो है ना वो प्राइवेट जो है वो यूआरएल जनरेट कराएं, टेम्पररी यूआरएल्स। बट जैसे कि यहाँ पे भी डिस्कस किया गया कि वो जो है वो उनकी एक एज होती है, उस एज के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो या तो ये प्रैक्टिस हो कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू डिस्प्ले 10 links of multiple S3 uploaded files on your detail page। तो आप हर की के अगेंस्ट में रन टाइम पे एक यूनिक टेम्पररी यूआरएल जनरेट करें और फिर आप उसको अपने पेज में पॉपुलेट करें, जो कि एक परफॉर्मेंस ओवरहेड बन रहा था हमारे लिए। तो इसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है कि जो यूआरएल हो वो प्रेडिक्टेबल ना हो, और यानी कोई भी उनको पब्लिकली ऐसा नहीं है कि 1 की जगह 2 लिखा दो अगली फाइल का यूआरएल ओपन हो गया। ऑल्दो वी हैव इंट्रोड्यूस अ प्रैक्टिस कि हम एक यूनिक 32 डिजिट यूआईडी अपेंड कर देते हैं फाइल के साथ ताकि वो इतना इजीली प्रेडिक्टेबल ना हो, बट स्टिल इसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है? यूजुअली फाइल के साथ डेट भी अपेंड कर देते हैं लोग, यूआईडी भी अपेंड कर देते हैं। यही होता है, इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी हटाने का यही तरीका होता है। नॉर्मली तो यूआईडीज अपेंड हो रही होती हैं इसके साथ। हाँ, मतलब दोनों चीज़ें हो रही है, यूआईडी भी हो रही होती हैं। हाँ, तो यही एक प्रेडिक्टेबिलिटी हटाने का एक तरीका होता है। बट मतलब मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया कि आप जो है 2 फिर बना लें बकेट्स, एक पे आप प्राइवेट फाइल्स अपेंड करें और एक पे जो ऐसी हैं कि अगर प्रिडिक्ट हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, मिसेज हो गई। बट प्राइवेट फाइल्स में भी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास विद इन अ सिंगल पेज जो कि हमें फाइल्स का यूआरएल डिस्प्ले करने हैं वो 10-10 होते हैं। तो अगर मैं हर की के अगेंस्ट में रन टाइम पे उसका एक टेम्पररी यूआरएल बनाऊं तो वो एक परफॉर्मेंस हेडेक आ रहा था बहुत ज़्यादा, जो डिटेल पेज है वो लोड होने में बहुत टाइम ले रहा था। मैंने कहा कि मैं अगर कोई मुझे यहाँ से कोई हो सकता है कोई अच्छा तरीका हो इसका कि आप विद इन अ सिंगल एपीआई मल्टीपल कीज दे दें, उसके अगेंस्ट में आपको विद इन अ सिंगल एपीआई कॉल मल्टीपल यूआरएल जनरेट करके दे दे। मे बी देयर इज समथिंग, तो वो मैं यहाँ से डिस्कस करना चाह रहा था अगर कुछ ऐसा होता हो। ये वैसे एपीआई में इसको देखना पड़ेगा थोड़ा S3 की डॉक्यूमेंटेशन में। इसका वैसे मुझे भी इल्म नहीं है कि अगर हमें एक बैच रिक्वेस्ट करके उसी में अगर हमें सारे जनरेट करने होते हैं जो कि प्री साइंड यूआरएल होते हैं तो उसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। डेफिनेटली हम पब्लिक यूआरएल की तरफ तो नहीं जा सकते, वो तो सबसे इजी वे आउट होता है, लेकिन क्योंकि उसकी तरफ हम नहीं जा सकते तो उसका थोड़ा एपीआई पे से देखना पड़ेगा, डिग आउट करना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू। तो फिर वाइंड अप करते हैं। वेरी गुड प्रेजेंटेशन शामिर, कीप इट अप। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू हाफिज, थैंक यू हाफिज। शामिर। हाफिज।